नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त सौगात की एक बात का। सौगात की एक बात में आज अमेरिका में आए तूफान की वजह से 2.5 करोड़ लोग खतरे में पड़ गए। इजराइल से बदले के लिए बेताब ईरान 12 दिन में परमाणु बम बना लेगा। कंगाली में पाकिस्तान IMF को गीदड़ भभकी क्यों देने लगा, और प्रयागराज मामले में क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी भी पलटेगी। तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका से। वहां एक बार फिर तूफान आ गया है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक खतरनाक मौसम ने इतना तगड़ा वार किया है कि अमेरिका के 2 करोड़ 30 लाख लोगों की जान पर बनाई है। इतनी बर्फबारी हो रही है कि इन रास्तों को बंद किया जा चुका है, उन पर कई फीट बर्फ जम चुकी है और हाल ये हो गया है कि लोग अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं कई लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा है, लेकिन वो दुकानों तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है और सामने दिखना बंद हो चुका है। इसी वजह से प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है, लेकिन अगर निकलना जरूरी ही है तो गर्म कपड़ों से लेकर कई दिनों का खाना और पानी लेकर चलने को कहा गया है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। डर है कि क्रिसमस पर आए बर्फीले तूफान की तरह इस बार भी लोगों की गाड़ियों में फंसकर मौत हो सकती है। अमेरिका के पश्चिम में मौजूद कैलिफोर्निया राज्य में तो एक के बाद एक बर्फीले तूफान आए ही जा रहे हैं। वहाँ पिछले हफ्ते आए तूफान की बर्फ हटी तक नहीं थी कि नए तूफान ने फिर से वहाँ बर्फ उड़ेल दी। बर्फ की वजह से कैलिफोर्निया की सड़कों पर इतनी फिसलन पैदा हो गई कि कार के टायरों पर चेन बांधनी पड़ रही है ताकि वो फिसले ना। यही वजह रही कि वहाँ से आई तस्वीरों में गाड़ियाँ एक सीध में कछुए की चाल से आगे बढ़ती दिखी। और अमेरिका पर 1-2 या दिन का खतरा नहीं है, बल्कि ये पूरा हफ्ता ही उस पर बर्फ का पहाड़ तोड़ सकता है। उसके पश्चिमी तट से लेकर उत्तर पूर्व तक भारी बर्फबारी हो रही है। तेज हवाओं और पावर कट ने लोगों को बेहाल किया है। 2,10,000 से ज्यादा घरों और दुकानों की बिजली कटी हुई है। लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। पिछले हफ्ते ही बर्फीले तूफान से जूझने वाले मिशिगन राज्य में बर्फीली बारिश और तेज हवाओं ने दोबारा धावा बोला है और आशंका जताई जा रही है कि वहां पर 24 घंटे से भी कम वक्त में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिर सकती है। वहीं मध्य अमेरिका में बीते हफ्ते आए बवंडर और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं के बाद लोग संभलने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आए। जबकि अमेरिका के उत्तर पूर्व में रातों रात ताकतवर बर्फीला तूफान जा धमका है। वैसे तो अमेरिका के इस इलाके में तगड़ी ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार वहाँ बर्फबारी न के बराबर हुई थी। मगर सर्दी ने जाते जाते वहाँ की न्यूयॉर्क सिटी में जमकर बर्फ बरसा ही दी। वहाँ इस सीजन की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई और फिर आसमान से ली गई तस्वीरों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहीं न्यूयॉर्क के पड़ोसी कनेटिकट राज्य में भी फरवरी के आखिरी दिन सीजन का पहला बर्फीला तूफान आया। इस तूफान की वजह से उत्तर पूर्वी अमेरिका में कई स्कूल बंद पड़े हैं। उधर ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान की फौज ने एक बहुत बड़े अभ्यास की शुरुआत की और इस अभ्यास के वीडियो भी जारी कर दिए। मतलब ये कि इस अभ्यास के जरिए ईरान ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की और अमेरिका को यह भी बता दिया कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की वीडियो से इशारा मिला कि ये सेना का आमतौर पर होने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी है जिसमें बाकायदा मिसाइलें तक दागी गई। वीडियो रात के अंधेरे का है। माना जा रहा है कि अभ्यास की लोकेशन को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड किया गया। लॉन्चर से मिसाइल को दागा गया और फिर मिसाइल अपने निशाने की तरफ बढ़ती हुई दिखी। रडार के जरिए मिसाइल को एक कंट्रोल रूम में ट्रैक किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये ईरान की वही हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण उसने कुछ दिन पहले किया था और ये दावा किया था उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो लक्ष्य तक किसी तीर की तरह सीधी दिशा में नहीं पहुंचती, बल्कि ऊपर नीचे दाएं बाएं होकर वो किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसीलिए ईरान ने अपनी इस मिसाइल का वीडियो जारी किया ताकि इजराइल की धड़कनें बढ़ाई जा सकें। वजह यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा सके। इजराइल का आयरन डोम उसे छोटी मोटी मिसाइलों से तो बचा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल से सुरक्षा करना आयरन डोम के बस की बात नहीं है। इसीलिए ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार होने की खबर इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है और इसीलिए इजराइल की तरफ से कई बार ईरान को सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक तक की धमकी दी जा चुकी है और शायद इसीलिए ईरान ने ये वीडियो जारी कर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले से भड़के हुए इजराइल के लिए ईरान का ये अभ्यास आग में घी डालने वाला है।
ईरान ने ये वीडियो बेहद तरतीब से बनाया। उसने केवल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं दिखाई बल्कि मजबूत रडार सिस्टम भी दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा जमीन के नीचे बनी सुरंग से निकले हुए ट्रक दिखाई दिए। माना जा रहा है कि सुरंग में ही ईरान अपनी मिसाइलों को रख रहा है। इससे पहले ईरान ने जमीन के नीचे बने हुए अपनी वायुसेना के बेस भी दिखाए थे। मतलब ये कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को साफ संकेत देने की कोशिश की। ये दिखाने की कोशिश की कि उसके एयरबेस ही नहीं, हथियारों के ठिकाने भी महफूज हैं। जहां इजराइल की मिसाइलें तो क्या परिंदे तक नहीं पहुंच सकते। इस बीच ब्रिटेन में ईरान की एक बड़ी साजिश की बात सामने आई है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी रह चुकी एक महिला ने हैरान करने वाले दावे किए हैं। आरोपों के मुताबिक ईरान ने कुछ अपराधियों के गिरोह को ब्रिटेन में जासूसी का काम सौंपा था ताकि वो ब्रिटेन में मौजूद यहूदियों पर बड़े हमले करवा पाए। ब्रिटेन में कई यहूदी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे एनजीओ चला रहे लोगों में इजराइल के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। आरोप ये है कि ईरान ने कुछ खतरनाक अपराधियों के गिरोह को काम पर लगाया ताकि ऐसे लोगों की जासूसी की जा सके। ईरान की मंशा इन जानकारियों के आधार पर इन लोगों को निशाना बनाने की थी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक मंत्री ने ज्यूइश क्रॉनिकल नाम के अखबार को दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार तक ये जानकारियां कैथरीन नाम की एक महिला के जरिए पहुंची। ये वही महिला है जिसने इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी होने का दावा किया था, जो अब ईरान से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक कर रही है। इधर होली के पहले रसोई गैस के दाम बढ़ गए और घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई, तो कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, जिसके बाद एक सिलेंडर का दाम 1100 रुपए के पार चला गया। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए 50 पैसे हो गई। कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 350 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। उधर जंग के 1 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने अब रूस में घुसकर हमले बोलना शुरू कर दिया है। खबर है कि रूस के एक अहम एयरबेस पर ड्रोन से भीषण हमला किया गया। रूस के मीडिया ने यह दावा किया कि क्रेस्नोदर शहर में मौजूद येइस्क एयरबेस पर जोरदार धमाके सुने गए और कहा जा रहा है कि रूस के एयरबेस पर हुए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अज़ोव सागर के किनारे बसे शहर के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाकर रूस को दहला दिया। खबर के मुताबिक येइस्क एयरबेस पर एक दो नहीं बल्कि कई धमाके सुने गए। वहां के रहने वाले लोगों ने तो एयरबेस से धुआं का गुबार उठता हुआ भी देखा। रूस के इस एयरबेस पर दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ सुखोई Su-34 बॉम्बर भी तैनात रहते हैं। रूस अपने इस एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले बोलने के लिए करता है, लेकिन अब इसी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक रूस के सुरक्षा घेरे को भेद कर कई ड्रोन एयरबेस के पास पहुंचे और उन्होंने हमला बोल दिया। और इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम कुछ समझ पाते ये इस एयरबेस धमाकों से गूंज उठा। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार कर दिया, लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा और उस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलने वाले Tu-141 स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी यूक्रेन कई बार ड्रोन से वार करके रूस को चोट पहुंचा चुका है। हाल के दिनों में तो रूसी शहरों पर उसके हमले तेज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेड समेत कई शहरों को निशाना बनाया। एक रोज पहले तो यूक्रेन के ड्रोन के डर की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग में सभी उड़ानों को ठप कर दिया गया था। हालांकि बाद में रूस ने एक बार फिर ऐसे किसी खतरे से इनकार कर दिया था। और इस बीच यूक्रेन पर ड्रोन, बम और मिसाइल बरसाने वाले रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने रातों रात उसकी सीमा के अंदर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि दावा किया गया कि ड्रोन हमला करने से पहले ही क्रैश हो गया। जो तस्वीर सामने आई इसमें एक ड्रोन बर्फ से ढकी जमीन पर पड़ा हुआ नजर आया। कहा जा रहा है कि ड्रोन में तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से तेजी से नीचे आया, एक पेड़ से टकराया और जमीन पर जा गिरा। ड्रोन एक गैस प्लांट के पास गिरा। हालांकि ड्रोन से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी ये रूस के लिए खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि बताया गया कि ये ड्रोन क्रैश रूस के कलुमना नाम के एक शहर के पास हुआ और कलुमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से 109 किलोमीटर दूर है। और अगर रूस का दावा सही हुआ तो यूक्रेन की तरफ से ये उसकी राजधानी के सबसे करीब हमला होगा और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि रूस ने यह भी कहा कि यूक्रेन ने उसके दक्षिणी हिस्से पर भी 2 ड्रोन अटैक किए। लेकिन रूस की एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने ऐसा दांव चला कि ड्रोन अपने निशाने से चूक गया। बताया गया कि पहला हमला अज़ोव सागर के दक्षिण में हुआ और दूसरा क्रास्नोदर इलाके में, लेकिन रूस के डिफेंस सिस्टमों की वजह से यूक्रेन के दोनों ड्रोन अपना संतुलन खो बैठे और अपने रास्ते से भटक गए।
इधर दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने यूके के विदेश मंत्री ने बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स के सर्वे का मुद्दा उठाया। यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवली G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत पहुंचे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने कुछ दिन पहले दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स के सर्वे का मुद्दा विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने उठाया। खबर है कि एस जयशंकर ने उनको जवाब देते हुए साफ किया कि भारत में काम करने वाले सभी संस्थाओं को यहाँ के कानून का पालन करना चाहिए। उधर ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने एक बार फिर उसकी हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया। चीन इससे पहले भी कई बार ताइवान को डराने के लिए ऐसी हरकत कर चुका है, लेकिन ताइवान का आरोप है कि इस बार चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 19 फाइटर जेट उसकी हवाई सीमा के नजदीक भेज दिए। और ताइवान के लिए डराने वाली बात यह भी है कि वो सभी चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान J-10 थे, जिसके बारे में चीन ये दावा करता है कि ये फाइटर जेट 1400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसमें लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइलें भी लगी होती हैं, जिससे ये जंगी जहाजों को भी आसानी से ध्वस्त कर सकता है। इसकी इसी ताकत की वजह से इसे फायर बर्ड यानी आग उगलने वाली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह रही कि अपनी सीमा के नजदीक 19 J-10 लड़ाकू विमानों को देखते ही ताइवान की धड़कनें बढ़ गईं। चीन पिछले कई महीनों से ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। इसी वजह से वो उसे डराने का कोई मौका नहीं छोड़ता, ताकि उसके घातक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के डर से ताइवान जंग से पहले ही हार मान ले और वो उस पर आसानी से कब्जा कर ले। असल में चीन की नजर ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप के कारोबार पर है, क्योंकि ताइवान ही सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप बनती हैं, उनमें 60% से ज्यादा अकेले ताइवान में बनती हैं। ऐसे में अगर ताइवान का सेमीकंडक्टर चिप का कारोबार चीन की मुट्ठी में बंद हो गया तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर घड़ी और कार से लेकर लैपटॉप तक सब कुछ बनाने में होता है और पूरी दुनिया में इस चिप का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका ही है। इसी वजह से अमेरिका शुरू से ताइवान का समर्थन करता रहा है और तो और वो कई बार ये धमकी दे चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो भी इस जंग में कूद जाएगा। मतलब चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे युद्ध अमेरिका से लड़ना होगा। यही सोचकर शी जिनपिंग पिछले कई महीनों से सिर्फ ताइवान को डराने में ही जुटे हैं। हालांकि इसके जवाब में ताइवान भी कई बार अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों का दम दिखा चुका है। ऊपर से उसके साथ अमेरिका खड़ा है, जो उसे युद्ध की स्थिति में अपने सभी खतरनाक हथियारों और यहाँ तक कि अपने सैनिकों को भी भेजने के लिए तैयार है। और इधर दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी को मंत्री बनाया जाएगा। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने सौरभ और आतिशी को मंत्री बनाने का फैसला किया और इसकी मंजूरी के लिए दिल्ली के एलजी को फाइल भी भेज दी गई। तो मनीष सिसोदिया के 18 विभागों को कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बांटा गया। गहलोत को वित्त समेत कुल 8 विभाग दिए गए, तो राजकुमार आनंद को शिक्षा और स्वास्थ्य समेत 10 विभाग की जिम्मेदारी दी गई। और वहीं उधर मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की और इसके साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़े बड़े बैनर पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे और उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। कि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वो बड़ी मछली हैं। बीजेपी के मुताबिक 2 मंत्रियों के जेल जाने के बाद केजरीवाल के पास पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान के वफादार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रोज पहले इस्लामाबाद में इमरान खान समेत उनके 250 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिन पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर में तोड़फोड़ करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 250 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। हालांकि इस एफआईआर में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम नहीं है। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि इमरान खान के वफादार फैज हमीद को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ये पूरा बवाल तब हुआ जब एक रोज पहले तोशखाना मामले में इमरान खान को इस्लामाबाद की जिला अदालत में पेश होना था, लेकिन वो इस बार भी हाजिर नहीं हुए, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद इमरान खान जिला कोर्ट के इस फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उनकी कार हाईकोर्ट में दाखिल हुई, वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया, जिससे नाराज होकर उनके समर्थकों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर में इमरान खान के समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिससे सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
जिनमें इमरान खान और उनके कई करीबियों के नाम शामिल हैं, लेकिन फैज हमीद का नाम शामिल नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि फैज हामिद शहबाज सरकार के निशाने पर है। कुछ रोज पहले इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी और माना जा रहा है कि उनकी इस चिट्ठी के बाद से उनके करीबी शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के निशाने पर आ गए, जिनमें पहला नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद उनका दायां हाथ माने जाते थे। उस दौरान इमरान खान ने उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कमान भी सौंप दी थी। यही नहीं, इमरान उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी सरकार के गिरने के बाद जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तानी फौज का नया मुखिया बना दिया गया। और अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार सेना के साथ मिलकर इमरान के करीबियों को निशाना बना रही है। इससे पहले इमरान खान के करीबी रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और अब गिरफ्तारी की तलवार फैज हमीद के साथ इमरान के कई वफादारों पर लटक रही है। इधर लगातार 8 दिन की गिरावट के बाद कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, एनर्जी और बैंकिंग के शेयरों में दिखी और इस तेजी की वजह से निवेशकों को एक ही दिन में करीब 3,20,00,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 59,411 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 147 अंक उछलकर 17,450 पर बंद हुआ। इधर हरियाणा के पंचकुला में सरपंचों ने ई टेंडरिंग के विरोध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर की तरफ कूच कर दिया। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों के साथ ही धक्का मुक्की करने लगे और बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और उनके बीच खींचतान भी शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रहे कुछ सरपंच बैरिकेडिंग पर चढ़ गए तो कुछ ने बैरिकेडिंग को ही तोड़ दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें दूसरी बैरिकेडिंग लगाकर पंचकुला की सीमा पर ही रोक लिया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया था कि इस मामले पर राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। हालांकि ई टेंडरिंग के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। इसके बाद ही राज्य के सरपंचों ने उनके सरकारी आवास को घेरने का ऐलान किया था। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय मूल के रहमतुल्लाह सैयद नामक एक छात्र को पुलिस ने गोली मार दी। आरोप है कि वहां पर रेलवे स्टेशन पर उसने एक आदमी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस वालों को ही चाकू दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसकी मौत हो गई। उधर रूस ने यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए ऐसी शर्त रख दी कि यूक्रेन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया कि वो जंग रोक देंगे, लेकिन यूक्रेन के उन इलाकों को नहीं छोड़ेंगे जिन पर रूस ने कब्जा किया है। क्योंकि रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया था जिसके नतीजे उसके पक्ष में आए थे, जिसके बाद पुतिन ने रूस की संसद से ऐलान किया था कि जनमत संग्रह वाले इलाकों में रूस का कानून चलेगा। रूस ने पिछले साल लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में जनमत संग्रह करवाया था, जिस पर यूक्रेन का खून खौल उठा। उसने इन इलाकों पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। अपनी पूरी ताकत से लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में रूस की सेना पर पलटवार किया गया, लेकिन नतीजा नहीं निकला और रूस दावा करता रहा कि यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर उसका कब्जा है। इस बारे में पुतिन ने एक बार फिर बात की और वो एक कार्यक्रम के दौरान बोले और यूक्रेन को सीधे शब्दों में अपनी बात बताई। क्योंकि कार्यक्रम में पुतिन ने साफ कहा कि लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और जापोरिजिया हमेशा के लिए रूस का हिस्सा बन चुके हैं, जिनकी रक्षा के लिए रूस पूरी ताकत लगाएगा। यही नहीं, पुतिन ने ज़ेलेंस्की से कड़े शब्दों में बोल दिया कि वो युद्ध रोककर बातचीत की मेज पर आए। यानी पुतिन जंग रोकने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, जिन्हें यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल है। क्योंकि अगर पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिला लिया तो फिर बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपने 4 इलाकों को रूस को सौंपने की शर्त पर बात करना जंग हारने से कम नहीं है। और इधर महाराष्ट्र के यवतमाल से 12वीं की परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करवाने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें परीक्षा केंद्र में वहां पर एग्जाम दे रहे छात्रों के परिवार वाले उन्हें जवाबों की पर्चियां देते नजर आए और ये सब वहां खुलेआम किया गया। कोई खिड़की से तो कोई दीवार पर चढ़कर जवाबों की पर्चियां फेंकता हुआ नजर आया, जिसका वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया। इस परीक्षा केंद्र पर जिले के 12वीं के छात्र फिजिक्स की परीक्षा देने पहुंचे थे, जिनके पीछे पीछे उनके परिवार वाले परीक्षा में उन्हें नकल करवाने के लिए पहुंच गए। और उधर खबर है कि अमेरिका की वायुसेना के लिए एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जा रहा है जो इंसानों का चेहरा पहचान कर उन्हें अपना निशाना बनाएगा। दावा है कि इस नए हथियार से दाऊद इब्राहिम समेत कई दूसरे आतंकियों पर हमला करने में आसानी होगी।
और इस ड्रोन में वो तकनीक होगी जिसे अब तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखा गया है, लेकिन दावा है कि जल्द ही ये हकीकत में तब्दील हो जाएगी। यानी अमेरिका की वायुसेना को ड्रोन के रूप में एक ऐसा खतरनाक हथियार मिल जाएगा जो चेहरा पहचान कर अपने टारगेट पर हमला करेगा। खबर है कि इसके लिए इस ड्रोन को चेहरे पहचानने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने इसके लिए $729 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा की डील की है। वहीं इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसका निशाना 100% सटीक बैठता है। इसके साथ ही इसमें कई किलोमीटर दूर से ही किसी के भी चेहरे की पहचान कर लेने की क्षमता है, जिसकी मदद से ये अपने टारगेट को हर हाल में तबाह कर देगा, फिर चाहे वो दुश्मन का कोई हथियार हो या आतंकी। और अमेरिका तो ये भी दावा कर रहा है कि इस ड्रोन को रेस्क्यू मिशन, सुरक्षा और किसी सर्च ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कर सकता है और उसके निशाने पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी हो सकते हैं, जिनकी वो लंबे वक्त से तलाश कर रहा है। खबर है कि इस खास ड्रोन के जरिए अमेरिका भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का खात्मा भी कर सकता है, जो 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद से ही पाकिस्तान में छिपकर बैठा है और वहीं से वो भारत के खिलाफ आतंकी साजिश और अपराध की दूसरी घटनाओं को अंजाम देता है। दाऊद को अमेरिका ने पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है, यानी जैसे ही अमेरिकी वायुसेना को ये घातक ड्रोन मिल जाएगा, उस वक्त से दाऊद जैसे आतंकियों को मारने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और इधर ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और चिट्ठी लिख दी, जिसमें सुकेश ने उसके जेल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज लीक करने के मामले को लेकर शिकायत की और फुटेज लीक करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। सुकेश ने इस चिट्ठी के जरिए दिल्ली की तिहाड़ जेल के 2 अधिकारियों पर तस्वीरें लीक करने का आरोप लगाया और इस घटना को सुरक्षा में सेंध बताया। कुछ दिन पहले सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वो जेल के अंदर छापेमारी के दौरान फूट-फूट कर रोता दिखाई दिया था। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में अपने सबसे काबिल जासूसों को उतारने का ऐलान कर दिया। उनके मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर ज़ेलेंस्की की फौज के साथ साथ पश्चिमी देशों से भी रूस को खतरा है, जो लगातार रूस को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं। पुतिन के मुताबिक रूस को इन दिनों सबसे ज्यादा खतरा अपनी सीमाओं पर है, जहां यूक्रेन के अलावा पश्चिमी देश भी हथियारों की तस्करी करने में जुटे हैं। ऐसे में पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसियों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने रूस की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। Должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов. इसके साथ ही उन्होंने रूसी खुफिया एजेंसी FSB के सबसे काबिल जासूसों को अपनी सीमाओं पर तैनात करने के निर्देश दिए। पुतिन के मुताबिक रूस की पश्चिमी सीमा पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि ये वो इलाका है जिसकी सीमा यूक्रेन से मिलती है और वहाँ इन दिनों रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। लेकिन पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन का साथ दे रहे कुछ पश्चिमी देश रूस में अशांति फैलाने की फिराक में है, ताकि रूस में विद्रोह की आग फैल जाए, जिससे उनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगे। पुतिन ने यह भी आरोप लगाया कि ये देश रूस में हथियार भेजने की भी फिराक में है, जिससे वहां हिंसा फैले, यानी वो किसी भी तरह से पुतिन की मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में पुतिन के इन जासूसों का काम पश्चिमी देशों के इस प्लान को फेल करना होगा। इसके साथ ही ये जासूस यूक्रेन की फौज और उसके हथियारों की भी जानकारी जुटाएंगे, जिसकी मदद से पुतिन की सेना उन पर हमला करने की रणनीति तैयार कर उन्हें चित्त कर देगी। इधर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने भी पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की अपील की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी लगातार हो रही बर्फबारी से गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी परत बिछी हुई नजर आई। उधर पाकिस्तान किसी तरह अपनी डूबती नैया को बचाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन TTP ने उसके टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। ये दावा अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया कि TTP पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से सरकार को उखाड़ फेंक कर वहां पर शरिया लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जल्द ही पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आतंकी ऑपरेशन शुरू करने वाला है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक TTP पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अपने लड़ाकों को ट्रेन कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और TTP को अफगानिस्तान के तालिबान और अलकायदा का भी पूरा समर्थन हासिल है और पाकिस्तान का ध्यान अभी किसी तरह आर्थिक संकट से निकलने में लगा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए TTP को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक दुश्मन तो है नहीं। उसके लिए TTP अकेली मुसीबत नहीं है, बल्कि उसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और IS खुरासान जैसे आतंकी संगठनों से भी लड़ना है।
ऊपर से पाकिस्तान के खाने के लाले वैसे ही पड़े हैं। ऐसे में वो क्या लड़ेगा? यानी पीओके पर कुंडली मारकर बैठे पाकिस्तान के हाथ से उसका खैबर पख्तूनख्वा प्रांत ही निकल सकता है। इधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दौरान टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन नंबर 1 गेंदबाज बन गए और उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पीछे छोड़ दिया। भारतीय स्पिन गेंदबाज अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन का फायदा मिला, जिससे वो 864 अंकों के साथ नंबर 1 की कुर्सी पर पहुंच गए, जबकि एंडरसन 859 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए। उधर प्रयागराज केस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच अतीक अहमद की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। उनके जिस घर की दीवारें गिरी उसमें अतीक अहमद की पत्नी के रहने की खबर थी, जिसके बाद सीएम योगी का बुलडोजर वहां भी पहुंच गया और कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अतीक अहमद के प्रयागराज के इस घर पर बुलडोजर चल गया। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सीएम योगी पहले भी उनकी कमर तोड़ चुके हैं और उमेश पाल हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश में जुटी यूपी पुलिस प्रयागराज के इस घर तक पहुंची और फिर उसे गिरा दिया। अतीक अहमद के जानकार जो काफी क्लोज जफर अहमद के नाम से ये इमारत है, उसे खबर मिली कि इस घर में अतीक अहमद की पत्नी रहती थी। पुलिस ने सबूत के तौर पर घर से मिली तस्वीर भी दिखाई, जिसके बाद इस आलीशान घर को मिट्टी में मिला दिया गया, जिससे सीएम योगी की वो बात सच हो गई जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी में माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और उमेश पाल हत्याकांड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। योगी के सख्त रूख के बाद आरोपी अतीक अहमद और उनके बेटे पर शिकंजा कस रहा है। सीएम योगी उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि यूपी में अपराध को जड़ से खत्म करना है। इस बीच यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जोरदार तरीके से घेरा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में कई माफिया पैदा हुए। यूपी के प्रयागराज केस के मुद्दे पर सदन में लगातार बहस हो रही है, जो जारी रही और सीएम योगी सदन के अंदर फिर दहाड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपी में माफिया बढ़ने का आरोप लगाया कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। वो यही नहीं रुके, वो जिस समय विपक्ष पर बरस रहे थे, अखिलेश अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे। योगी ने इस पर भी तंज कसा। भाग लो या भाग लो, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। यूपी विधानसभा में प्रयागराज केस की बात घूम फिर कर उठ ही जाती है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को इसी मुद्दे पर घेरा, यानी उमेश पाल हत्याकांड पर चल रहे सियासी दंगल में योगी ने फिर से बता दिया कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों दोनों को जड़ से खत्म करके ही मानेगी। उधर अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अपनी याचिका में उसने यूपी पुलिस से फर्जी एनकाउंटर का खतरा जताया और सुप्रीम कोर्ट से यूपी की जेल में ट्रांसफर नहीं करने की गुहार लगाई। अतीक अहमद ने आशंका जताई कि अगर पुलिस उसे उमेश पाल केस में लेकर उत्तर प्रदेश गई तो उसका एनकाउंटर हो सकता है। इसके लिए उसने यूपी के कुछ नेताओं के बयान का हवाला दिया। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे असर नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों? अतीक अहमद ने अपील की है कि अगर उसे यूपी भेजना भी पड़े तो केंद्रीय बल की सुरक्षा दी जाए। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बढ़ते खतरे के बीच ईरान इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बदले ईरान वहां पर अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है, ताकि उसे अमेरिका को जवाब देने में आसानी हो सके, क्योंकि ईरान नहीं चाहता कि उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका का पश्चिम एशिया क्षेत्र में दखल बढ़ जाए और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ईरान इराक का सहारा लेना चाहता है। और कहा जा रहा है कि इराक के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के बहाने ईरान अपनी सेना को उसकी जमीन पर भी बिठाना चाहता है। इसी वजह से जब ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख ने इराक के रक्षा मंत्री से मुलाकात की तो उनकी सेना को ट्रेनिंग देने की पेशकश कर दी। कहा जा रहा है कि ईरान की कोशिश ये है कि अमेरिका और इजराइल के साथ इराक के संबंध पूरी तरह बिगाड़ दिए जाएं। और इसके लिए ईरान इराक को ये भी डर भी दिखा रहा है कि अमेरिका जैसी बाहरी ताकतें उसे बांटने की कोशिश में जुटी हुई है। ईरान के मुताबिक इराक अगर उसके साथ मजबूती से खड़ा हो गया तो अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा और उसे आसानी से पटखनी दी जा सकेगी। खबर के मुताबिक ईरान इस कोशिश में जुटा है कि इराक में अमेरिका के जो थोड़े बहुत सैनिक बचे हैं उन्हें भी वहां से भगा दिया जाए, क्योंकि ISIS से लड़ने के नाम पर अमेरिका अभी भी इराक में दखल बनाए हुए है, जबकि कुर्द लड़ाकों का समर्थन करके भी उसने ईरान की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका हमेशा कुर्द समुदाय के लोगों के साथ हमदर्दी जताता रहा है, बल्कि वो और उसके साथी देश कुर्द लोगों को उनका अलग देश दिलाने का वादा तक कर चुके हैं, जबकि ईरान कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। ये कुर्द लड़ाके इराक में भी बड़ी संख्या में रहते हैं।
जिन पर ईरान आए दिन जोरदार हमले करता रहा है, और जबकि वो खुद चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करता है जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है। इस वजह से भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर बुरी तरह भड़के रहते हैं, क्योंकि ईरान पर हिजबुल्लाह की हर तरह से मदद करने के आरोप लगते हैं। माना जा रहा है कि वो इराक और सीरिया की सीमा से ही हिजबुल्लाह को हथियार भेजकर उसे मजबूत करता है, जो इजराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। अब कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए इराक में घुसकर बैठने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए उसने अपने सैनिक इराक भेजने की पेशकश की है ताकि इराकी सेना के जवानों को ट्रेनिंग दी जा सके। खबर के मुताबिक इराक के रक्षा मंत्री ने ईरान के इस प्रस्ताव पर हामी भर दी है। इधर जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया कि फरवरी 2023 में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, और पिछले साल के मुकाबले फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 12% की बढ़ोतरी के साथ 1,49,577 करोड़ रुपए हो गया। ठीक एक साल पहले यानी फरवरी 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,33,026 करोड़ रुपए था। उधर किम जोंग उन के नए फरमान ने उत्तर कोरिया में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि नए आदेश के मुताबिक अगर वहां पर कोई बच्चा हॉलीवुड की फिल्में देखता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता को जेल में डाल दिया जाएगा, और इतना ही नहीं, उस बच्चे को भी सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा। द मिरर नाम की वेबसाइट के मुताबिक किम का ये आदेश हॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ दक्षिण कोरियाई फिल्में देखने वालों पर भी लागू होगा। द मिरर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस नए फरमान के बाद अब उत्तर कोरिया में अगर कोई बच्चा हॉलीवुड या दक्षिण कोरियाई फिल्में देखता हुआ पाया गया तो उसके माता पिता को 6 महीने के लिए लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा, और उस बच्चे को 5 सालों तक बेहद कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन ने इससे पहले भी लोगों को चेतावनी दी थी कि वो अपने बच्चों का पालन कोरियाई मूल्यों के मुताबिक करें, लेकिन ऐसा न होने पर यह सख्त आदेश जारी कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में पुलिस प्रबंधन ने आधी रात में छापेमारी की कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने मुख्तार अंसारी की सेल को भी खंगाला। हालांकि उन्हें वहां से कोई ऐसा सामान नहीं मिला जिसे रखने की मनाही हो। डीएम और एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक बांदा जेल में छापेमारी की। बीते दिनों चित्रकूट जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे को उनकी पत्नी से चोरी छिपे मिलते हुए पकड़ा गया था। इस दौरान उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ था, जिसके बाद बांदा जेल में छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस बीच तेलंगाना के भूपलपल्ली में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में अंडे फेंके गए। जिस वक्त यह घटना हुई, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उसी दौरान भीड़ में कुछ लोगों ने उन पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। इसके बाद भी उन्होंने अपना भाषण जारी रखा, और पूरे भाषण के दौरान उनके सुरक्षा अधिकारियों समेत पार्टी के सदस्य उन्हें घेर कर खड़े रहे। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस पर जनसभा के दौरान अंडे फेंकने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका ने दावा किया कि चीन भले ही अभी रूस को हथियार देने के बारे में सोच ही रहा है, लेकिन अपनी कंपनियों के जरिए वो काफी वक्त से पुतिन की मदद करने में लगा है। अमेरिका के एक अधिकारी ने दावा किया कि चीन की एक सैटेलाइट कंपनी ने रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को यूक्रेन की सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराई हैं, ताकि पुतिन के लड़ाकों को जेलेंस्की की सेना की लोकेशन पता लग सके और वो उन्हें मौत के घाट उतार सकें। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बेहद खूंखार माना जाता है। डोनबास के बखमुट शहर का जिम्मा उन्हीं के पास है। उनसे सामना करने के बाद यूक्रेन के सैनिक भी कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को न तो मरने का डर है और न ही मार डालने का। जिस तरह वो पागलपन की हद तक जाकर लड़ते हैं, उसे देखकर लगता है कि जैसे उन्हें ड्रग्स देकर जंग के मैदान में भेजा जाता है। यही वजह है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बुरी तरह डरे हुए हैं। वो कह चुके हैं कि बखमुत में उनकी सेना की हालत बेहद खराब है, और ये सब वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की वजह से ही हो पा रहा है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में वैगनर ग्रुप के 50,000 लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर चीन की कंपनी उन्हें यूक्रेन की तस्वीरें दिलवाएगी तो जेलेंस्की की सेना कहीं की नहीं रहेगी। इसी वजह से अमेरिका चीन की सैटेलाइट कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा चुका है। लेकिन चीन की कंपनी ने खुद पर लगे सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। चीन ने इस जंग में खुद को तटस्थ दिखाने की पूरी कोशिश की, मगर अमेरिका और यूक्रेन को उसके इरादों पर रत्ती भर का भरोसा नहीं, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उसने आज तक रूस के यूक्रेन पर हमले की आलोचना नहीं की है। इसलिए अमेरिका का मानना है कि चीन अंदर खाने रूस की मदद करने में लगा हुआ है। बल्कि अब तो वो ये भी दावा कर चुका है कि शी जिनपिंग जल्द ही पुतिन को हथियार देने जा रहे हैं। इधर चुनावी साल में पेश किए गए बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। इस बार शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट रखा,
और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान भी बजट में किया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना समेत कई योजनाओं में रकम का प्रावधान बजट में किया गया और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया। साथ ही बजट में शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का प्रस्ताव भी पेश किया। इस बीच आतंकवाद पर अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर लताड़ा। वहां सरकार की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए और यही वही रिपोर्ट है जिसमें भारत की खूब तारीफ हुई है। लेकिन इसी रिपोर्ट में आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की खूब बेइज्जती हुई, क्योंकि अमेरिका की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में कहा गया कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों को खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर का भी जिक्र किया गया और लिखा कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बावजूद उसका संगठन चलता रहा, जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जो छोटी मोटी कार्रवाई की थी वो दिखावे के लिए थी और हकीकत में उसने आतंकी संगठनों को खत्म करने के लिए कुछ खास नहीं किया, जिसका अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया। और यही नहीं, रिपोर्ट में आतंकी संगठनों के पाकिस्तान पर किए जा रहे हमलों का भी जिक्र किया गया। यानी पाकिस्तान ने जो बोया था अब वो वही काट रहा है, क्योंकि आतंकवादियों ने उन्हें पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भी निशाना बनाया और वहां के लोगों पर हमला किया। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि आतंकी संगठनों ने लोगों पर हमला करने के लिए IED का खूब इस्तेमाल किया, जिससे वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन के जरिए हमला करने की घटना भी शामिल है। यानी अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने ला दिया और एक बार फिर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा दुनिया की आंखों में धूल झोंककर उसने आतंकी संगठनों को बढ़ावा दिया। इधर भोपाल उज्जैन ट्रेन धमाके के दोषियों को NIA की स्पेशल अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने 8 में 7 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि एक दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2017 में भोपाल उज्जैन ट्रेन में बम धमाका हुआ था, जिसकी जांच में सामने आया कि उस बम धमाके के पीछे ISIS का हाथ था। उसी के 9 आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें से 7 को NIA की कोर्ट ने फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस हमले में शामिल एक आतंकी सैफुल्लाह पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। उधर युद्ध के बीच रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने के करीब पहुंच गया है और ये दावा यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने किया है, जिसके मुताबिक रूस के पास मिसाइलों का स्टॉक करीब 0 तक पहुंच गया और दावा है कि इसीलिए रूस ने युद्ध के 1 साल पूरा होने के दिन कोई बड़ा हमला नहीं किया, क्योंकि रूस बचे कुचे मिसाइलों को भी खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता और मिसाइलों की कमी की वजह से ही रूस बड़े हमले नहीं कर पा रहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस की कई मिसाइलों को नष्ट किया गया, जिससे रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ। इधर कर्नाटक सरकार के वेतन में 17% की बढ़ोतरी के ऐलान के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी किया और चुनावी साल में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया। असल में वेतन बढ़ाए जाने समेत कई मांगों पर राज्य के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया। इस बीच खबर है कि चीन ने अब हिंदी भाषा समझने वाले लोगों की एक ऐसी यूनिट बनाई है जो चीन के लिए जासूसी भी करेगी और LAC के पास हो रही हर हलचल की खबर भी चीन की फौज को पहुंचाएगी। चीन करीब 1 साल में ऐसे लोगों की तलाश में था जिन्हें ये काम सौंपा जा सके और पता चला है कि अब जाकर उसकी वो तलाश पूरी हो चुकी है। चीन की सेना ने ऐसे 19 छात्रों को चुना है जो हिंदी भाषा जानते हैं। इन छात्रों का काम LAC पर चीन की फौज की मदद करना होगा। ये काम कई तरह से किया जाएगा। मसलन ये छात्र चीन के लिए LAC के पास के इलाकों में जासूसी का काम भी कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो LAC पर भारत के सैनिकों की बातचीत चीन की फौज को समझा भी सकते हैं। ऊपर से दावा ये है कि इन छात्रों को एक और काम सौंपा गया है, वो ये कि LAC पर तैनात सैनिकों को भी हिंदी सिखाई जा सके। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि जिन 19 लोगों को इस काम के लिए चुना गया वो केवल छात्र हैं, लेकिन चीन की फौज उनकी जान दांव पर लगाकर उनसे ये खतरनाक काम करवाने वाली है। उधर ग्रीस के लारिसा शहर के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 36 लोगों की मौत हो गई है और 85 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस से आ रही इस पैसेंजर ट्रेन में 350 से ज्यादा लोग सवार थे, जो लारिसा शहर के पास हादसे का शिकार हो गई। मालगाड़ी से हुई टक्कर के बाद ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई, जबकि 3 डब्बों में आग लग गई। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया गया। युद्ध में शामिल न होने की मांग के साथ हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस से भिड़ते हुए भी दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया।
जिसमें युद्ध की आशंका के साथ हजारों लोग एक जगह जमा दिखे और फिर माइक पर नारेबाजी करते हुए भीड़ आगे बढ़ती गई। सामने सुरक्षा कर्मियों की भी भारी तैनाती थी। प्रदर्शनकारी बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों के करीब पहुंच गए। इसके बाद दोनों ओर से बहस और थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति माया सैंडू की सरकार से युद्ध में न पड़ने की मांग की, क्योंकि राष्ट्रपति माया सैंडू को यूरोपियन यूनियन का समर्थक और रूस का विरोधी माना जाता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस प्रदर्शन के पीछे रूस की समर्थक एक राजनीतिक पार्टी का हाथ था। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश के 7 विदेशों में भी Z+ सुरक्षा मिलेगी, जिससे जुड़ा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार पर खतरे को देखते हुए दिया। भारत में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार और गृह मंत्रालय की होगी, जबकि विदेश में ये जिम्मेदारी सिर्फ गृह मंत्रालय की होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अंबानी परिवार अपनी सुरक्षा पर होने वाला पूरा खर्च खुद ही उठाएगा। इस बीच दिल्ली के रोशनारा रोड पर मौजूद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की इमारत में भीषण आग लग गई। वहां पर आग बुझाने के दौरान ही वो 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर पड़ी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आग और धुएं से घिरी इमारत अचानक कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से धराशायी हो गई। आग की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने के बाद इमारत से जोरदार धमाके की आवाजें आने लगी और इस आग को लगने के कुछ देर बाद जब दमकल कर्मी इस आग को बुझा रहे थे तो ये बिल्डिंग भर कर गिर गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ, क्योंकि आग लगने के बाद उस इमारत को उसके आसपास के मकानों को एहतियातन खाली करा लिया गया था। वहीं इमारत के गिरने के बाद भी आग की लपटों का उठना जारी रहा, जिसे बाद में दमकल विभाग की टीमों ने बुझा दिया। उधर चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने यह दावा किया कि रूस काला सागर में बहुत बड़ा हमला कर सकता है। वो वहां पर अपनी बेहद ताकतवर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस एक आधुनिक जंगी जहाज तैनात करने वाला है, जिसके बाद काला सागर में पूरा का पूरा खेल ही पलट जाएगा। पिछले साल काला सागर में तैनात रूस के मॉस्कोवा जहाज के डूबने के बाद वहां पुतिन की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन चीन के विशेषज्ञ ने दावा किया कि उस कमी को पूरा करने के लिए रूस जल्द ही अपने एडमिरल गोर्शकोव जहाज को काला सागर में उतार सकता है। अपने इसी जंगी जहाज के साथ रूस ने चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ हाल ही में हिंद महासागर में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। चीन के विशेषज्ञ का कहना है कि उस ड्रिल के जरिए रूस अपने जहाज की ताकत को टेस्ट कर रहा था और अब जल्द ही वो एडमिरल गोर्शकोव के जरिए काला सागर में पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टमों को निशाना बनाएगा। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के विवादास्पद बयान पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने विधानसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया, क्योंकि संजय राउत ने राज्य के कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे गुट को फर्जी बताते हुए उन पर विवादास्पद बयान दे दिया। चोरमंडळ विधिमंडळ है, चोरमंडळ है। उनके इस बयान पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं बीजेपी ने संजय राउत पर कार्रवाई की मांग की। तो संजय राउत के ऊपर कार्रवाई की आवश्यकता, ये मांग हमने की। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष अगले 2 दिनों तक इस बयान की जांच करेंगे और 8 मार्च को फैसला सुनाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होने वाली G20 बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का समाधान निकालने पर जोर होगा। 2 मार्च यानी कि कल से दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होगी, जिसमें रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1 साल से चल रही जंग का समाधान निकालने पर जोर दिया जाएगा। दुनिया के ताकतवर नेताओं की ये पंचायत राष्ट्रपति भवन के आलीशान हॉल में लगेगी, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। G20 के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा मुद्दा होगा। In the Russia-Ukraine conflict, naturally that would be an important point of discussions during the G20 foreign ministers meeting. यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिका के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं, जबकि रूस के साथ चीन और ईरान जैसे देश हैं। लेकिन जंग छिड़ने के बाद ये पहली बार है जब भारत में हो रही G20 समिट में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे और माना जा रहा है कि भारत की अध्यक्षता में हो रही इस समिट से ही युद्ध के बीच शांति की कोई राह निकलेगी। उधर महाराष्ट्र के नासिक में जिला अस्पताल के भीतर बड़ा बवाल हो गया। आरोप है कि मरीज के परिवार वालों ने बदसलूकी की, जिसके बाद अस्पताल की नर्सों और उनके बीच विवाद बढ़ता गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मरीज के साथ आई एक महिला हंगामा करती दिखी। इसके बाद तो विवाद इतना बढ़ गया कि एक नर्स के साथ हाथापाई तक होने लगी और इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
राज्य में बर्फीली बारिश और तेज हवाओं ने दोबारा धावा बोला है और आशंका जताई जा रही है कि वहां पर 24 घंटे से भी कम वक्त में 6 इंच से ज्यादा बर्फ गिर सकती है। वहीं मध्य अमेरिका में बीते हफ्ते आए बवंडर और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली तेज हवाओं के बाद लोग संभलने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आए। जबकि अमेरिका के उत्तर पूर्व में रातों रात ताकतवर बर्फीला तूफान जा धमका है। वैसे तो अमेरिका के इस इलाके में तगड़ी ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार वहां बर्फबारी न के बराबर हुई थी। मगर सर्दी ने जाते जाते वहां की न्यूयॉर्क सिटी में जमकर बर्फ बरसा ही दी। वहां इस सीजन की सबसे बड़ी बर्फबारी हुई और फिर आसमान से ली गई तस्वीरों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। वहीं न्यूयॉर्क के पड़ोसी कनेटिकट राज्य में भी फरवरी के आखिरी दिन सीजन का पहला बर्फीला तूफान आया। इस तूफान की वजह से उत्तर पूर्वी अमेरिका में कई स्कूल बंद पड़े हैं। उधर ईरान ने एक बार फिर अमेरिका और इजराइल जैसे दुश्मनों को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान की फौज ने एक बहुत बड़े अभ्यास की शुरुआत की और इस अभ्यास के वीडियो भी जारी कर दिए। मतलब ये कि इस अभ्यास के जरिए ईरान ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की और अमेरिका को यह भी बता दिया कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की वीडियो से इशारा मिला कि ये सेना का आमतौर पर होने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी है जिसमें बाकायदा मिसाइलें तक दागी गई। वीडियो रात के अंधेरे का है। माना जा रहा है कि अभ्यास की लोकेशन को छुपाने के लिए रात के अंधेरे में वीडियो रिकॉर्ड किया गया। लॉन्चर से मिसाइल को दागा गया और फिर मिसाइल अपने निशाने की तरफ बढ़ती हुई दिखी। रडार के जरिए मिसाइल को एक कंट्रोल रूम में ट्रैक किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये ईरान की वही हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण उसने कुछ दिन पहले किया था और ये दावा किया था उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वो लक्ष्य तक किसी तीर की तरह सीधी दिशा में नहीं पहुंचती, बल्कि ऊपर नीचे दाएं बाएं होकर वो किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। इसीलिए ईरान ने अपनी इस मिसाइल का वीडियो जारी किया ताकि इजराइल की धड़कनें बढ़ाई जा सके। वजह यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल से बचा सके। इजराइल का आयरन डोम उसे छोटी मोटी मिसाइलों से तो बचा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल से सुरक्षा करना आयरन डोम के बस की बात नहीं है। इसीलिए ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार होने की खबर इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाली है और इसीलिए इजराइल की तरफ से कई बार ईरान को सीधे सीधे सर्जिकल स्ट्राइक तक की धमकी दी जा चुकी है और शायद इसीलिए ईरान ने ये वीडियो जारी कर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले से भड़के हुए इजराइल के लिए ईरान का ये अभ्यास आग में घी डालने वाला है। ईरान ने ये वीडियो बेहद तरतीब से बनाया। उसने केवल अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं दिखाई बल्कि मजबूत रडार सिस्टम भी दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा जमीन के नीचे बनी सुरंग से निकले हुए ट्रक दिखाई दिए। माना जा रहा है कि सुरंग में ही ईरान अपनी मिसाइलों को रख रहा है। इससे पहले ईरान ने जमीन के नीचे बने हुए अपनी वायुसेना के बेस भी दिखाए थे। मतलब ये कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को साफ संकेत देने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि उसके एयरबेस ही नहीं हथियारों के ठिकाने भी महफूज हैं, जहां इजराइल की मिसाइलें तो क्या परिंदे तक नहीं पहुंच सकते। इस बीच ब्रिटेन में ईरान की एक बड़ी साजिश की बात सामने आई है। ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी रह चुकी एक महिला ने हैरान करने वाले दावे किए हैं। आरोपों के मुताबिक ईरान ने कुछ अपराधियों के गिरोह को ब्रिटेन में जासूसी का काम सौंपा था ताकि वो ब्रिटेन में मौजूद यहूदियों पर बड़े हमले करवा पाए। ब्रिटेन में कई यहूदी संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसे एनजीओ चला रहे लोगों में इजराइल के कई प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। आरोप यह है कि ईरान ने कुछ खतरनाक अपराधियों के गिरोह को काम पर लगाया ताकि ऐसे लोगों की जासूसी की जा सके। ईरान की मंशा इन जानकारियों के आधार पर इन लोगों को निशाना बनाने की थी। ये जानकारी ब्रिटेन के एक मंत्री ने ज्यूइश क्रॉनिकल नाम के अखबार को दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन की सरकार तक ये जानकारियां कैथरीन नाम की एक महिला के जरिए पहुंची। ये वही महिला है जिसने इस्लामिक रिपब्लिक के बड़े नेताओं की करीबी होने का दावा किया था, जो अब ईरान से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां लीक कर रही है। इधर होली के पहले रसोई गैस के दाम बढ़ गए और घरों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई, तो कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, जिसके बाद एक सिलेंडर का दाम 1100 रुपए के पार चला गया। कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए तो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपए 50 पैसे हो गई। कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत में 350 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। उधर जंग के 1 साल पूरे होने के बाद यूक्रेन ने अब रूस में घुसकर हमले बोलना शुरू कर दिया है। खबर है कि रूस के एक अहम एयरबेस पर ड्रोन से भीषण हमला किया गया। रूस के मीडिया ने यह दावा किया कि क्रेस्नोदार शहर में मौजूद येइस्क एयरबेस पर जोरदार धमाके सुने गए और कहा जा रहा है कि रूस के एयरबेस पर हुए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अजोव सागर के किनारे बसे शहर के एक अहम एयरबेस को निशाना बनाकर रूस को दहला दिया।
खबर के मुताबिक येईस्क एयरबेस पर एक दो नहीं बल्कि कई धमाके सुने गए। वहां के रहने वाले लोगों ने तो एयरबेस से धुआं का गुबार उठता हुआ भी देखा। रूस के इस एयरबेस पर दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ सुखोई Su-34 बॉम्बर भी तैनात रहते हैं। रूस अपने इस एयरबेस का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले बोलने के लिए करता है, लेकिन अब इसी एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक रूस के सुरक्षा घेरे को भेदकर कई ड्रोन एयरबेस के पास पहुंचे और उन्होंने हमला बोल दिया। और इससे पहले ही रूस के डिफेंस सिस्टम कुछ समझ पाते, येईस्क एयरबेस धमाकों से गूंज उठा। हालांकि रूस ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार कर दिया, लेकिन रूस के मीडिया ने दावा किया कि एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा और उस पर हमला करने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया और इसके लिए उसने लंबी दूरी तक उड़ान भरकर हमला बोलने वाले Tu-141 स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे पहले भी यूक्रेन कई बार ड्रोन से वार करके रूस को चोट पहुंचा चुका है। हाल के दिनों में तो रूसी शहरों पर उसके हमले तेज हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने रूस के बेलग्रेड समेत कई शहरों को निशाना बनाया। एक रोज पहले तो यूक्रेन के ड्रोन के डर की वजह से सेंट पीटर्सबर्ग में सभी उड़ानों को ठप कर दिया गया था। हालांकि बाद में रूस ने एक बार फिर ऐसे किसी खतरे से इनकार कर दिया। अमेरिका से वहां एक बार फिर तूफान आ गया है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक खतरनाक मौसम ने इतना तगड़ा वार किया है कि अमेरिका के 2 करोड़ 30 लाख लोगों की जान पर बनाई है। इतनी बर्फबारी हो रही है कि इन रास्तों को बंद किया जा चुका है, उन पर कई फीट बर्फ जम चुकी है और हाल ये हो गया है कि लोग अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं कई लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। उनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा है, लेकिन वो दुकानों तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है और सामने दिखना बंद हो चुका है। इसी वजह से प्रशासन ने लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है, लेकिन अगर निकलना जरूरी ही है तो गर्म कपड़ों से लेकर कई दिनों का खाना और पानी लेकर चलने को कहा गया है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। डर है कि क्रिसमस पर आए बर्फीले तूफान की तरह इस बार भी लोगों की गाड़ियों में फंसकर मौत हो सकती है। पाकिस्तान की मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार अधिकारियों ने IMF को ही आंखें दिखानी शुरू कर दी है। वहां के अधिकारी उसी IMF को कोसने लगे हैं जिससे कर्ज पाने के लिए शहबाज शरीफ कई महीनों से गिड़गिड़ा रहे हैं और उन्होंने इस उम्मीद में उसके सामने झोली फैला रखी है कि IMF बेल आउट पैकेज उनकी झोली में गिरा दे। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी IMF अपने सख्त रुख पर अड़ा हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि भूख से मरने से बचने के लिए कर्ज चाहिए तो IMF की शर्तें माननी होंगी। शहबाज शरीफ ने दबे पांव उसकी कई शर्तों पर काम करना शुरू भी कर दिया, लेकिन अब खबर है कि उनके ही अधिकारी IMF के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं कि IMF अपनी पहले की बात से पलट गया है। उनके मुताबिक IMF ने बिना बताए उन शर्तों को बदल दिया है जो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तय की गई थी और इसी वजह से पाकिस्तान के अधिकारी IMF पर बुरी तरह भड़क गए हैं। खबर के मुताबिक शहबाज के अधिकारियों ने IMF के इस कदम को पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करार दिया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि IMF पाकिस्तान को भिखारी समझना बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान भी IMF का सदस्य देश है। पाकिस्तान के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां के अधिकारी IMF की सदस्यता से हटने के लिए भी तैयार हैं। असल में IMF ने पिछले कई महीनों से पाकिस्तान को कर्ज के लिए लटका रखा है। उसकी थोपी गई शर्तें पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गई हैं। IMF की शर्तें कहती हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने खर्चों पर लगाम लगाए, इसके साथ ही वहां के लोगों पर टैक्स लगाकर कमाई का इंतजाम किया जाए और कई अहम चीजों पर शहबाज सरकार सब्सिडी खत्म कर दे। जिसके बाद शहबाज के अधिकारियों ने IMF की इन शर्तों को गरीब विरोधी बताना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर इन शर्तों को माना गया तो पहले से ही महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान की जनता भूख से मर जाएगी और पाई पाई के लिए तरस रहे पाकिस्तान के लोग नए टैक्स का बोझ उठा नहीं पाएंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान ये मान रहा है कि IMF शर्तों के नाम पर उससे पिंड छुड़ाना चाहता है। इसी बीच IMF की एक और शर्त ने शहबाज शरीफ की सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। IMF के मुताबिक या तो पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में कटौती करे या फिर दर्जनों चीजों पर 25% तक टैक्स लगाए। अब पाकिस्तान की सरकार के लिए मुश्किल ये है कि वो रक्षा बजट में बड़ी कटौती करेंगे तो उन्हें सेना के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और अगर उन्होंने आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों पर टैक्स लगाया तो उनके दाम बढ़ जाएंगे, जो पहले से भड़की जनता के गुस्से की आग में घी का काम करेगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि IMF ने शहबाज शरीफ सरकार के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात पैदा कर दिए। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंगाल पाकिस्तान के मंत्रियों ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए उड़ा दिए। खबर के मुताबिक शहबाज सरकार के मंत्रियों ने ये करोड़ों रुपए विदेशी यात्राओं और महंगी गाड़ियों की खरीद पर फूंक डाले।
और उनकी ये अय्याशी उस वक्त चल रही थी जब पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली के दलदल में धंसता जा रहा था। मतलब जब पाकिस्तान का बदहाल भविष्य देखकर IMF समेत उसके दोस्त देश भी पल्ला झाड़ने में जुट गए थे। जब वहाँ के लोगों को भी ये समझ में आने लगा था कि अब उनके भूखे मरने के दिन आने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में बैठकर मलाई खाने वाले मंत्री आंख मूंद कर वहाँ के खजाने को लूटने में लगे रहे। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि कंगाल होते जा रहे पाकिस्तान की कमर टूटने पर उसे उठाएगा कौन। खबर के मुताबिक जब भुखमरी और कंगाली पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो वहाँ के मंत्री विदेशी यात्राओं के मजे लूट रहे थे और वो अपनी इन यात्राओं पर बेशुमार पैसा फूंक रहे थे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक शहबाज सरकार के मंत्रियों के शाही खर्चों का पता तब चला जब वहाँ की संसद में इससे जुड़ा एक सवाल पूछा गया और उस सवाल के जवाब में जो जानकारी दी गई उसने भूख से मर रहे पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। खुद शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की संसद में ये माना कि उनके मंत्रियों ने जमकर पैसे उड़ाए। शहबाज शरीफ की सरकार के मुताबिक उनकी सरकार बनने के 9 महीने के भीतर मंत्रियों के विदेश यात्राओं पर करीब 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए गए, जबकि उसी 9 महीने के दौरान 8 लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर करीब 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लुटाए गए। और ये वही समय था जब पाकिस्तान में महंगाई सिर उठाने लगी थी। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम होना शुरू हो गया था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींद उड़ने लगी थी। उन्हें समझ में आने लगा था कि बीमार हो रहे पाकिस्तान की दवा उनके पास खत्म हो गई है। यानी पाकिस्तान का खजाना इतना खाली हो गया है कि वो चाहकर भी उसे कंगाल होने से रोक नहीं सकते। और इसी वजह से शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर कर्ज मिलने की आस में दौड़ने लगे। कभी वो IMF से गुहार लगा रहे थे तो कभी चीन और सऊदी अरब जैसे देशों से, लेकिन उनकी मुराद किसी ने भी पूरी नहीं की और पाकिस्तान वेंटिलेटर पर आ गया। हालांकि उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार अकेले शहबाज सरकार के मंत्री ही नहीं हैं, बल्कि इमरान खान सरकार के दौरान भी पाकिस्तान के खजाने में जमकर लूट खसोट की गई। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की सरकार में 7 मंत्रियों की विदेशी यात्राओं से देश के खजाने को 62 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। वहीं कंगाल हो चुके पाकिस्तान को बदहाली का एक और सर्टिफिकेट मिल गया, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान के बिकने की तारीख और करीब दिखने लगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को सीधा 2 पायदान गिरा दिया और इससे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच भी पाकिस्तान की रेटिंग गिरा चुकी है और अब मूडीज ने भी पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को CAA1 से घटाकर CAA3 कर दिया। इससे पाकिस्तान के लिए विदेशी निवेश मिलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी। पहले से पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला रहे पाकिस्तान को कर्ज मिलना और मुश्किल हो जाएगा। कंगाली और भुखमरी के भंवर में फंसे पाकिस्तान के हालात सुधरने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने के सारे रास्ते IMF पहले ही बंद कर चुका है। ऊपर से एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का पाकिस्तान से भरोसा उठना उसकी मुसीबत को और बढ़ा रहा है। अब तो खबर ये है कि पाकिस्तान में सालों से मौजूद विदेशी कंपनियां भी वहां से कारोबार समेटने का मन बना चुकी हैं, जिससे पाकिस्तान में लाखों लोग एक साथ बेरोजगार हो सकते हैं। सबसे ताजा फैसला दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने लिया है, जब उन्होंने पूरे पाकिस्तान से कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया, जिसकी जड़ में पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली ही है। दक्षिण कोरिया की कई कंपनियां ऐसी हैं जो पिछले कई महीने से घाटे में चल रही हैं। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो लाख कोशिश के बावजूद पाकिस्तान में सामान इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका माल खरीदने की हैसियत ही पाकिस्तान के लोगों की नहीं रही। यही वजह है कि काम धंधे बंद हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनियों ने तो इसका ऐलान कर दिया, जबकि दूसरे कई देश ऐसे हैं जो इस तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर या वहाँ की सरकार पर पड़ेगा। वजह है रोजगारों का खत्म होना। एक साथ जब लाखों लोगों के हाथों से नौकरियां जाएंगी तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि पहले ही वहां पर महंगाई और बेरोजगारी की वजह से आम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारों की भीड़ में जुड़ गए तो लोग भूख से मरेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ना तय है। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार को IMF से कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को IMF से बेल आउट पैकेज की जो किश्त चाहिए वो केवल $100 करोड़ की है। ऊपर से पाकिस्तान का संकट इतना बड़ा है कि IMF से अगर ये पैकेज मिल भी जाए तो भी उसका कोई खास भला होने वाला नहीं है। ये रकम पाकिस्तान के कर्ज के सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। $30,000 करोड़ का तो पाकिस्तान पर कर्ज है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा चीन के कर्ज का है। मतलब ये कि CPEC जैसे प्रोजेक्ट के बहाने पाकिस्तान को जो सपने चीन ने दिखाए थे उनकी हकीकत पाकिस्तान को दिखने लगी है। पाकिस्तान को अब वो सपने दिन में तारों जैसे दिखने लगे हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान का बचना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में जिला अस्पताल के भीतर बड़ा बवाल हो गया और आरोप है कि मरीज के परिवार वालों ने बदसलूकी की, जिसके बाद अस्पताल की नर्सों और उनके बीच विवाद बढ़ता गया।
जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें मरीज के साथ आई एक महिला हंगामा करती दिखी। इसके बाद तो विवाद इतना बढ़ गया कि एक नर्स के साथ हाथापाई तक होने लगी। इसके बाद तो दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगी। मारपीट करते करते दोनों जमीन पर गिर गईं। दूसरी महिलाओं के बीच बचाव के बावजूद लड़ाई खत्म नहीं हुई और फिर महिला सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर झगड़ा खत्म कराया गया। लेकिन झगड़ा खत्म होने के बाद अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। अस्पताल कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मरीज के परिजनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की। उधर नरेंद्र गिरी आत्महत्या केस में आरोपी आनंद गिरी की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। यानी आनंद गिरी को देश की सबसे बड़ी अदालत से भी कोई राहत नहीं मिली। आनंद गिरी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इस बीच ईरान के परमाणु बम बनाने को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह दावा किया है कि ईरान 12 दिनों के अंदर एटम बम तैयार कर लेगा और अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो यह अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ईरान अमेरिका और इजराइल का कट्टर दुश्मन है। इसी वजह से उसने यूक्रेन जंग में पुतिन का साथ दिया। ईरान न सिर्फ पुतिन का समर्थन कर रहा है बल्कि वो अपने घातक हथियारों से भी उनकी मदद करने में जुटा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 के नाम से ही यूक्रेन की सेना कांप जाती है, क्योंकि उसके इसी ताकतवर हथियार से रूस ने यूक्रेन के कई शहर में तबाही मचा दी थी, जिससे यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो देशों की चिंता बढ़ गई थी। लेकिन अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ये दावा कर रहा है कि ईरान महज 12 दिनों में परमाणु बम बना लेगा, क्योंकि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम के कणों को विकसित कर चुका है। और पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि एटम बनाने के बाद ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल बजा देगा, जिसका सीधा मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हाल में आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरान एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम को 83% से ज्यादा विकसित कर चुका है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक शुद्धता वाले यूरेनियम की जरूरत होती है। मतलब ये है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है, जबकि पिछले साल फरवरी तक ईरान के पास सिर्फ 60% शुद्धता वाला ही यूरेनियम था, जिससे वो मुश्किल से एक परमाणु बम बना सकता है। असल में ईरान ने अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ परमाणु डील की थी, लेकिन साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से ये न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डील के टूटने के बाद ईरान तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में जुट गया। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन वो चोरी छिपे लगातार परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुटा रहा। कुछ महीने पहले आई IAEA की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3809 किलो पाया गया था, जो अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुई ईरान की परमाणु डील में तय सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि इस रिपोर्ट को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया था। उसने आरोप लगाया कि इजराइल के दबाव में IAEA ने गलत रिपोर्ट तैयार की थी। हालांकि IAEA का अनुमान है कि इस साल 12 फरवरी तक ईरान का शुद्ध यूरेनियम भंडार 3700 किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जिसकी मदद से वो 70 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल की नाक में दम करने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की परेशानी यह भी है कि ईरान को परमाणु बम की ताकत से लैस करने में रूस उसकी मदद कर रहा है। इससे पहले इजराइल के मीडिया ने यह दावा किया था कि रूस और ईरान के बीच एक सीक्रेट परमाणु डील हुई है और उस डील के तहत ईरान रूस को शाहिद 136 ड्रोन देगा और बदले में पुतिन उसे परमाणु बम बनाने में मदद करेंगे। जबकि अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम हो, क्योंकि ईरान ने एटम बम लिया तो उसका खामियाजा सबसे पहले इन दोनों देशों को ही भुगतना होगा। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में खुदाई के दौरान कई 100 साल पुरानी आकृतियां मिलने का दावा किया गया, जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई और लोग पत्थरों पर बनी उन प्राचीन आकृतियों को देखकर हैरान रह गए। बताया गया कि वहां कुछ लोग नल लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान जमीन से प्राचीन चीजें निकलने लगी। ये बाउलियां भी पुरानी निकल गई और यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ निकल गई। ये प्राचीन आकृतियाँ हिंदू धर्म से संबंधित बताई जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि देश में केवल 2 ही मोर्चे हैं, पहला NDA और दूसरा UPA। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान इससे जुड़ा प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसके बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में आ गई और एक बार फिर ये बात दोहराई कि विपक्ष की बिग बॉस केवल और केवल कांग्रेस है। किसी व्यक्ति में मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हिम्मत है तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने इस बार खुलकर संदेश दिया कि 2024 का चुनाव NDA और UPA गठबंधन के बीच होना चाहिए, क्योंकि तीसरा मोर्चा बनने का मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचना। लेकिन विपक्षी पार्टियां कांग्रेस की बातों में नहीं आ रही,
क्योंकि उन्होंने खुलकर बोला कि जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, ये कोई किसी के निर्देश में नहीं बनता। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष में गुटबाजी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि कई पार्टियां कांग्रेस को अपना लीडर नहीं मान रही, जबकि कांग्रेस ये साबित करने में जुट गई कि बीजेपी को टक्कर देने का दम केवल उसमें है। उधर खबर है कि चीन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की वायुसेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गई है। अमेरिका की वायुसेना ने बोइंग से 26 विमानों को खरीदने की डील की, जिससे वो अपने पुराने विमानों को बदल पाएगी। अमेरिकी वायुसेना अभी तक बोइंग के E-3S प्लेन इस्तेमाल कर रही है, जिसे वो बोइंग के E-7A से बदल देगी। अभी तक 26 प्लेन की खरीद की डील की खबर है, जिस पर अमेरिका की वायुसेना $1200 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। बोइंग के E-7A प्लेन आधुनिक भी हैं और मजबूत भी। दावा ये है कि ये प्लेन उड़ान के दौरान ही अपनी तरफ आ रहे किसी खतरे को भांप सकते हैं। इसके अलावा रियल टाइम में यानी उड़ान के दौरान ही इसकी खबर कंट्रोल रूम तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बोइंग की तरफ से दावा किया गया कि वायुसेना के लिए कुछ नए फीचर भी प्लेन में जोड़े जाएंगे। ये प्लेन 2027 से अमेरिकी वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। इधर पंजाब के पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक छात्र की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एक गुट के कुछ लड़कों ने नवजोत नाम के एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात में अंजाम देने लिए बेसिकली ये 4 लोग ही सीधे। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले को सुलझाने का दावा किया और हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं रही। इंदौर में पहले ही दिन पिच पर स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला दिखा और एक ही दिन में 14 विकेट गिर गए, जिनमें 10 विकेट भारतीय टीम के रहे। टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, जो उल्टा पड़ गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने थोड़ी ही देर में नई गेंद स्पिन गेंदबाजों को थमा दी। पहले रोहित शर्मा स्टंप आउट हो गए, फिर शुभमन गिल स्लिप में कैच दे बैठे। चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी। केवल 12वां ओवर चल रहा था और 45 रन पर टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब विराट कोहली केवल 22 रन बनाकर आउट हो गए। महज 109 रनों पर पूरी टीम पवेलियन पहुंच गई और 10 में एक भी विकेट किसी तेज गेंदबाज के हाथ नहीं आया। और ये भी साफ हो गया कि ये मैच भी पिछले दोनों टेस्ट की तरह 5वें दिन तक नहीं पहुंचने वाला। अंतर बस ये दिखा कि इस बार मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी दिखने लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत शानदार रही। पहला विकेट तो ऑस्ट्रेलिया का केवल 12 रन पर गिर गया, लेकिन दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की पार्टनरशिप उस्मान ख्वाजा और मांस लबुशेन के बीच हो गई। इसी साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को भारत के पहली पारी के स्कोर के करीब पहुंचा दिया। हालांकि तब तक रविंद्र जडेजा का जादू चलता हुआ भी दिखने लगा। ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए थे। चारों विकेट रविंद्र जडेजा के हाथ लगे। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 47 रनों की बढ़त बना चुकी है और उसकी कोशिश पहली पारी में बड़ी बढ़त बनाने की होगी। 4 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन में बने ड्रोन से भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की जा रही है। पिछले साल 25 दिसंबर को पंजाब के अमृतसर जिले में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से आए एक ड्रोन को मार गिराया था, जिसकी जांच के बाद पाकिस्तान की एक और साजिश से पर्दा उठ गया। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से आया ये ड्रोन चीन में बना था, जिसके जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों तक हथियार पहुंचाने और पंजाब में ड्रग्स की तस्करी करने में जुटी थी। जांच के दौरान ये भी पता चला कि पकड़ा गया ड्रोन 11 जून 2022 को चीन के संघाई में उड़ान भर चुका है। बाद में चीन ने इसे पाकिस्तान को सौंप दिया। इसके बाद 24 सितंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 के बीच इस ड्रोन ने भारतीय सीमा के अंदर 28 बार घुसपैठ की थी। मतलब ये कि इस ड्रोन से 28 बार पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की तस्करी की गई। हालांकि ये बात साफ नहीं हो सकी है कि इस ड्रोन से पंजाब के किन इलाकों में हथियार पहुंचाए थे और किन जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई की गई। लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि भारत में आतंक फैलाने और हथियारों के साथ ड्रग्स की सप्लाई में चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ दे रहा है। चीन पाकिस्तान को अपने ड्रोन दे रहा है, जिनसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटी है। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन में बने इस ड्रोन से कई बार आतंक फैलाने के लिए हथियार भेजे गए। इस ड्रोन में ताकतवर कैमरा भी लगा है। इसी वजह से सुरक्षा बल के अधिकारियों का मानना है कि इससे पंजाब के कई इलाकों की जासूसी भी की गई है। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर जांच एजेंसी DRI ने एक यात्री को 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उसने ड्रग्स साबुन के अंदर छिपा कर रखे थे।
लेकिन जांच के दौरान डीआरआई की नजर पड़ गई और इथियोपिया से आए नागरिक को मुंबई एयरपोर्ट पर रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताया गया कि पकड़े गए आरोपी से 12 साबुन मिले जिनके अंदर ड्रग्स भरे हुए थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के आगरा में जेट पैक सूट का डेमो दिया गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। जेट पैक सूट एक ऐसा सूट होता है जिसे पहनकर हवा में उड़ान भरी जा सकती है और इसी सूट को पहनकर एक आदमी आगरा के आसमान में 2 रोज पहले उड़ता दिखाई दिया। खबर के मुताबिक जिस आदमी ने इस जेट पैक सूट को पहन के रखा था वो कोई और नहीं बल्कि इसे बनाने वाली कंपनी के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग थे और अपनी कंपनी का बनाया हुआ जेट पैक सूट पहनकर उन्होंने आगरा में काफी दूर तक उड़ान भरी। उनका वीडियो सामने आने के बाद ये खबर सामने आई कि जेट पैक सूट का ये डेमो भारतीय सेना ने आयोजित करवाया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सेना ने साफ किया कि उसकी तरफ से किसी तरह का ट्रायल नहीं रखा गया था, बल्कि जेट पैक सूट बनाने वाली ग्रेविटी इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी खुद ही दुनिया के कई देशों में जाकर इसका डेमो दे रही है। हालांकि भारतीय सेना भी सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऐसे 48 जेट पैक सूट खरीदने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये खरीद किसी स्वदेशी कंपनी से ही होगी और उनसे मिले जेट पैक सूट की मदद से सेना के जवान बॉर्डर की निगरानी करने के साथ दुश्मनों को उड़कर मार गिराने में सक्षम होंगे, क्योंकि इसकी मदद से सैनिक जब चाहें उड़ सकेंगे और आसानी से किसी भी जगह पर उतर भी सकेंगे। मतलब ये कि इस सूट को पहनकर इंसान एक जेट की तरह बन जाएगा। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट का वजन 40 किलो तक होगा, जिसे पहनकर सैनिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में 8 मिनट तक उड़ सकेंगे। ये सूट जेट फ्यूल, डीजल या केरोसिन से भी चल सकता है। खबर के मुताबिक कुछ स्वदेशी कंपनियां भी इसी तरह के जेट पैक सूट तैयार करने में जुटी हैं। उधर पाकिस्तान में आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन को बुलेट प्रूफ कार दी गई है। इससे पहले सलाहुद्दीन वहां की सड़कों पर खुलेआम घूमता हुआ नजर आया था, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है और शहबाज सरकार उन्हें रोकने का नहीं बल्कि उन्हें ऐश कराने का इंतजाम कर रही है। सैयद सलाहुद्दीन को दी जा रही सुविधाएं इस बात का जीता जागता सबूत है, क्योंकि पहले तो वो पाकिस्तान की सड़कों पर घूमा फिरा और अब उसे बुलेट प्रूफ कार दी गई। यानी एक आतंकवादी जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो पाकिस्तान में मौज कर रहा है, उसे सुख सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि अमेरिका सैयद सलाहुद्दीन को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद सैयद सलाहुद्दीन को पाकिस्तान में खुलेआम छूट दी गई और कुछ दिन पहले ही वो एक आतंकवादी के जनाजे में भी शामिल हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और यही नहीं, सैयद सलाहुद्दीन के एक और वीडियो पर भी पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई, क्योंकि वीडियो में सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान के सैनिकों से घिरा देखा गया था, जिसके बाद वो एक आतंकी के जनाजे में शामिल हुआ और अब उसे एक बुलेट प्रूफ कार दे दी गई। मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख है। इस संगठन ने जम्मू कश्मीर में कई बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। सैयद सलाहुद्दीन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाल रखा है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड आतंकी को सुविधाओं पर सुविधाएं दिए जा रहा है। यही नहीं, अटकलें लगी कि इस मामले में उसने FATF से भी झूठ बोला था। सबसे बड़ी बात यह कि उसकी कंगाली के कुछ सबसे बड़े कारणों में आतंकवादी संगठन एक हैं, जिन पर उसने पानी की तरह पैसा बहाया और आम जनता को भिखारी बना दिया। अब चलेंगी तेजतर कितनी हवाएं देखना, जंगलों से आएंगी क्या क्या सदाएं देखना। सौबात की एक बात कही परवेज ने, आदमी के साथ जो करते रहे हैं साजिशें, वक्त देता है उन्हें क्या क्या सजाएं देखना। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।